नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो? गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ वीडियोस में हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत पूरा कर चुके हैं। उसके बाद हमने यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया और चैप्टर सेकंड के अंदर हमने पुरा पाषाण काल को पढ़ लिया था। आज बात करेंगे हम मध्य पाषाण काल की, और मध्य पाषाण काल के संबंध में जो छोटी मोटी चीज़ें वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ध्यान से सुनिए इसको और उसके साथ इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहली बात, मध्य पाषाण काल अर्थात मेसोलिथिक काल है क्या? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि प्राक ऐतिहासिक या प्री हिस्ट्री पीरियड इतिहास का वो कालखंड है जिसकी जानकारी के लिए हम मात्र पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर हैं। क्योंकि उस समय या लिपि का ज्ञान नहीं था, या लोगों को या लिखा होगा, हो सकता है अपने को कुछ मिला नहीं हो, लेकिन जितनी भी साक्ष्य मिले हैं उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उस समय के व्यक्ति को लिखना नहीं आता था। ऐसी स्थिति में हम लिखित साक्ष्यों के बारे में कुछ भी जानकारी न हासिल कर पाए या न लिखे साक्ष्य हमें मिले हैं। तो ऐसे काल को प्री हिस्ट्री काल कहा जाता है। उसे हमने 3 भागों में बांट दिया था। प्री हिस्ट्री को पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण और नवपाषाण। पुरा पाषाण को पुनः 3 भागों में बांटा था और पिछली वीडियोज जिसमें इसका हमने जिक्र कर लिया था। आज हम बात करेंगे मेसोलिथिक अर्थात मध्य पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल के जस्ट बाद में, अर्थात पाषाण काल की अंतिम अवस्था जैसी खत्म हो जाती है उसके जस्ट बाद मध्य पाषाण काल का प्रारंभ होता है। मध्य पाषाण काल को एक प्रकार से संक्रमण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य पाषाण काल पुरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच की अवस्था होती है। इसमें कुछ विशेषताएं पुरा पाषाण काल की भी मिलती हैं, कुछ विशेषताएं नव पाषाण काल की भी मिलती है। इस कारण, इन दोनों के बीच की अवस्था होने के कारण इसको एक प्रकार से संक्रमण काल कहा जाता है। इस मध्य पाषाण काल की खोज और इसको पूरा प्रकाश में लाने का जो श्रेय था वो 1866 में कार्लाइल को जाता है। कार्लाइल ने 1866 में ये सारा कार्य किया था। कार्लाइल ने विंध्याचल क्षेत्र में ऐसे सूक्ष्म उपकरण, छोटे उपकरणों की खोज की थी जिनका संबंध न पुरा पाषाण काल से था न ही नव पाषाण काल से था। इसलिए आगे चलकर लुबाक ने ऐसे सूक्ष्म उपकरणों को मध्य पाषाण काल का नाम दिया और इन सूक्ष्म उपकरणों को इंग्लिश में माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ के अलावा मध्य पाषाण कालीन स्थलों में कई प्रकार के मानव अस्थि पंजर और कब्रिस्तान भी हमारे को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो भी हमें उपकरण मिले थे बहुत ही सूक्ष्म उपकरण थे। वो न पुरा पाषाण काल की विशेषताओं से युक्त थे न ही नव पाषाण काल की विशेषताओं से युक्त थे। तो इस पूरे काल की 2 अहम विशेषताएं हैं। पहला माइक्रोलिथ और दूसरा जो है वो है पशुपालन वगैरह, मानव के अस्थि पंजर मिलना हो या कब्रिस्तान मिलना हो। ये 2 ऐसी विशेषताएं हैं जो मध्य पाषाण काल की एक प्रकार से विशिष्ट विशेषताएं मानी जाती है। अब बात ये आती है कि ये ऐसी चीज़ें मिली कहाँ से हैं। तो मध्य पाषाण कालीन स्थलों की जहाँ तक बात है, सबसे मुख्य स्थल का मैं नाम लेना चाहूँगा बागोर। बागोर है हमारे भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर। आपको पता होगा कि ये कोठारी नदी के किनारे पर अवस्थित है। कौन सी नदी? कोठारी नदी के किनारे पर अवस्थित है। यहाँ पर हमें मध्यकालीन ताम्र युगीन संस्कृति के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर हमें कई लोह युगीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इस बागोर क्षेत्र की खोज डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र व एल लेसनी ने के निर्देशन में 1967 से लेकर 1969 के बीच में की गई थी। यहाँ पर कृषि व पशुपालन दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए और आपको विदित होगा कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर और आदमगढ़ से प्राप्त हुए, और बागोर से तो एक मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ है और यहाँ पर एक सबसे बड़ा टीला भी मिला जिसका नाम महास्तिदाह कहा गया है। तो बागोर मध्य पाषाण कालीन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें एक और क्षेत्र मिला है मध्य प्रदेश के अंदर जिसका नाम है आदमगढ़। तो बागोर और आदमगढ़ ये 2 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है इस मध्य पाषाण कालीन
क्षेत्र काल के। तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, मध्य पाषाण काल का दूसरा सबसे प्रमुख क्षेत्र है। इसकी खोज जो थी वो आपकी आर.वी. जोशी के द्वारा 1964 में की गई थी। यहाँ पर भी प्राचीन पशुपालन के हमें साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ कई प्रकार की गुफाएं भी हमारे को प्राप्त हुई है। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने भीमबेटका की बात की थी, तो यहाँ पर भीमबेटका से भी मध्य पाषाणकालीन क्षेत्रों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और आपको पता होगा कि भीमबेटका शैल आश्रय जो है, जो गुफाएं हैं, इनकी खोज किसने की थी? 1958 के अंदर वी.एस. वाकणकर महोदय ने की थी। यहाँ पर प्राचीन चट्टानों के अंदर आश्रम मिले हैं, गुफाएं मिली, आश्रय मिले हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मानव अंत्येष्टि और कई प्रकार की चीज़ें हमें प्राप्त हुई है। इसी के निकट एक जोरा नामक क्षेत्र में भी गुफाएं प्राप्त हुई है। इसके अलावा बंगाल के वीरभानपुर में भी मध्य पाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण 5वां स्थान एक और मैं बताना चाहूँगा, चौपानी मांडो, जो कि यूपी इलाहाबाद के पास में स्थित है। यहाँ से भी हमें मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। विदित हो कि चौपानी मांडो में तीनों कालों के साक्ष्य हमें मिले हैं। यहीं पर बेलन घाटी नदी घाटी अवस्थित है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम मृद भांड जो होते हैं, मिट्टी के बर्तन जो है, वो भी हमें इस चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कई ज्योमितीय आकृतियों की चूल्हे और झोपड़ियाँ भी हमें प्राप्त हुई है। कई नर कंकाल यहाँ से चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर धन धान्य खेती के भी हमें छोटे छोटे प्रमाण होते हैं। इसके अलावा जस्ट इसके पास में ही एक लेखहिया नामक स्थान है यूपी में। यहाँ से हमें कई प्रकार के 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा शहर नहर राय, वो भी यूपी में ही है। यहाँ पर कई प्रकार के समाधान गर्त आवास भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यूपी के पास में महदहा, यहाँ से भी हमें कई प्रकार की चीज़ें प्राप्त हुई है। दमदमा, संघाव की गुफाएं अफगानिस्तान, ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। तो कहने का मतलब ये था कि मध्य पाषाणकालीन स्थल जो है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। और यहाँ से, या यूँ कहिए कि यहाँ से विभिन्न प्रकार के स्रोत, विभिन्न प्रकार के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। तो कहने का मतलब ये था कि बागोर, आदमगढ़, चौपानी मांडो, भीमबेटका, लेखहिया, दमदमा, संघाव की गुफाएं, महदहा, ऐसे बहुत सारे स्थानों से हमें मध्य पाषाणकालीन स्थलों की जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो यहाँ का व्यक्ति या इस समय का व्यक्ति शिकार पर निर्भर था, पशुपालन भी करता था और कृषि भी करता था। साथ ही साथ इस समय व्यक्ति ने बर्तन, क्योंकि मृदभांड के हमें कई प्रमाण मिले हैं, वो बनाने सीख लिए थे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सामने आती है वो ये कि इस काल का व्यक्ति अंत्येष्टि संस्कार एक प्रकार से करना प्रारंभ कर देता है। तो मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल को कैसे अलग करता है? 3 चीज़ों से अलग करता है। सबसे पहली बात, यहाँ पर छोटे उपकरण प्राप्त हुए, माइक्रोलिथिक। दूसरा, यहाँ पर मानव के कंकाल तंत्र, पशुपालन और अंत्येष्टि, ये 3 चीज़ें जो है वो प्राचीन काल में, पूरा पाषाण काल में नहीं थी बल्कि मध्य पाषाण काल में थी। तो ये चीज़ें मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल से अलग करती है और इसकी खोज 1967 में कार्लाइल के द्वारा की गई थी। ये सारी चीज़ें मध्य पाषाण काल में थी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।